अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं GE 105 का एक पास्ट पेपर जो है ना उसका रिव्यू दे दूं आपको, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा पेपर पैटर्न का पता चल जाए। तो वैसे तो पेपर पैटर्न का आपके मतलब जो भी आपके कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो आपको बता देते हैं, बट फिर भी एक पास्ट पेपर देख के ना आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो पेपर सेटर है ना उसके माइंड में क्या चल रहा है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सिलेबस कवर कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के जो है ना वो अपने क्वेश्चंस को मोल्ड करके किस हिसाब से टेक्निकल क्वेश्चंस जो है ना वो दे रहा है। तो अब ये दो तरीके से मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं और थ्योरेटिकल भी होते हैं। जिसमें थ्योरेटिकल वो वाले होते हैं जिसके अंदर आपने जो है ना फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना होता है, डेफिनेशंस वगैरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंदर। और बाकी टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर ना डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेटर है या रिपोर्ट है तो डायरेक्टली आपसे कहा जाता है कि आपने ये लिख के दिखाएं। तो आप ना इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी होती है। तो आपने अब अगर आप इस पेपर को देखेंगे ना, ऑल्दो ये पेपर मैंने पहले भी जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, इस तरह का मिड टर्म का पेपर। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के, मिड टर्म में 5-5 ईच मार्क्स जो क्वेश्चन था एक। तो अब अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे पास कंटेंट्स हैं आफ्टर मिड टर्म हमारे पास जितने भी कंटेंट्स हैं ना ऑलमोस्ट उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। तो इस दफ़ा पेपर सेटर का क्या माइंड है कि सारे का सारा इस तरह का मैं पेपर बनाऊँ कि सारे का सारा ही सिलेबस कवर हो। मिड टर्म में भी ऐसे ही था और फाइनल में भी ऐसे ही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा पेपर है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप मतलब 1.5 घंटे में ही करके इसको आप फिनिश कर सकते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब ये देखें, ये है ना मेन हाफिज़ हयात कैंपस का पेपर है। तो इसका कोर्स टाइटल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर का ऑप्शन है, टोटल मार्क्स इसके 50 हैं। ये फाइनल टर्म का है। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम वाले होते हैं ना उनके लिए 50 मार्क्स जो होते हैं वो फाइनल टर्म के होते हैं और 25 मार्क्स सेशनल और 25 मार्क्स मिड टर्म। तो बाकी 40 मार्क्स जो है ना वो कॉलेज वालों के पास होते हैं, ठीक है। और बाकी जो फाइनल होते हैं 60 मार्क्स ये एनुअल सिस्टम वाले जो होते हैं ना उनका, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनका इस तरह से होता है। अच्छा, अब ये देखें आप कि आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, हाउ डू इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स इन्हांस ऑडियंस इंगेजमेंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अच्छा, अब इसके अंदर सिंपली आपने जो है ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में से है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है एक प्रेजेंटर अपने माइंड में क्या रखेगा, ऑडियंस इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाएगा। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि ऑडियंस की इंगेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना ऑडियंस को अटेंटिव रखना और उनको जो है ना कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपकी स्लाइड्स जो आपका मटेरियल होता है वो बहुत मैटर करता है, और किस तरह से आपने प्रिपरेशन की है अपनी प्रेजेंटेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी ऑडियंस को ना आपने कंसीडर भी करना होता है। कंसीडरेशन का जो 7 सीज़ में पढ़ा था ना पॉइंट, वो अपने माइंड में रखें। तो इस तरह से आपने कंसीडर करना होता है कि ऑडियंस किस लेवल की है, मास्टर लेवल की है, PhD लेवल की है या स्कूल लेवल की है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करते हैं। ऑल्दो प्रेजेंटेशन में सब कुछ जो है ना वो ऐड होगा, आपने बस अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स का जो पूरा टॉपिक है ना उसको रिव्यू करना है। अब ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि यही आपके पास जो है ना क्वेश्चंस आए सेम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितने टेक्निकल तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सारे का सारा सिलेबस ही कवर हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास आफ्टर मिड आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको 7 C में से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस देखें कि सीक्वेंस वाइज नहीं है, कोई टॉपिक एंड पे जो पढ़ाया हुआ है, दरमियान में जो पढ़ाया हुआ है वो पहले दे दिया गया, और फिर जो ये ईमेल भी सबसे एंड पे था वो भी पहले दे दिया हुआ है। और उसके बाद अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू अ कोलीग टू रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट एन अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। हाउ वुड यू फ्रेज द रिक्वेस्ट टू बी क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ हिज टाइम। तो सिंपल सी एक ईमेल लिखनी है
कि जिसके अंदर आपने कोलीग से रिक्वेस्ट करनी है कि जो कॉन्फ्रेंस आ रही है उसके बारे में मुझे बता दें, ठीक है। उसके बारे में एक सिंपल सा ईमेल लिखनी है। थर्ड है आपके पास, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द कोर्सेज ऑफर एट यूनिवर्सिटी, हाउ वुड यू राइट एन इंक्वायरी लेटर टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स एंड एडमिशन्स प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें सिंपल एक इंक्वायरी लेटर लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे पढ़ते हैं मेरे जैसे कॉमर्स में, तो बहुत से कॉमर्स के बच्चों ने ना अपने एडमिन ऑफिसर को लिखा हुआ था, ठीक है। आपके जो भी एडमिन ऑफिसर हैं उनको आप ईमेल करके पूछें कि भाई कौन कौन से कोर्सेज़ आपके डिपार्टमेंट हैं। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैंकिंग अलग है, ठीक है। तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप ईमेल करके पूछें कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से सब डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी परसेंटेज क्या है, इनका जो है वो मेरिट क्या बन रहा है और इसका आगे स्कोप क्या है। अगर मेरा तीनों के अंदर मेरिट बन रहा है तो मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। या आप एडमिन ऑफिसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी उन्होंने ईमेल दी होती है ना, आप अपने से भी कोई जो है ना डिज़ायर्ड बंदे को आप लिख सकते हैं, जो भी एडमिशन के जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं ना, जो जिनका भी नाम होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है और उनकी ईमेल्स भी दी होती हैं, तो जो वहाँ पर पोस्ट होती है ना, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आप सिंपली अपने एडमिन ऑफिसर को लिख सकते हैं या अपने टीचर को लिख सकते हैं इंक्वायरी लेटर, या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर एन IT मैनेजर एंड नीड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिसेंट सिस्टम प्रोजेक्ट अपग्रेड प्रोजेक्ट, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, बजट एंड आउटकम इन अ फॉर्मल रिपोर्ट टू सीनियर लीडरशिप। ठीक है, यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखनी है आपने, टेक्निकल रिपोर्ट है ये। नंबर 5 पे, राइट अ मेमोरेंडम फ्रॉम HR प्रेसिडेंट टू ऑल स्टाफ मेंबर्स रिगार्डिंग द फॉर्मल ड्रेस पॉलिसी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, एक मेमोरेंडम लिखना है। आप HR प्रेसिडेंट हैं, एज HR प्रेसिडेंट आपने मेमोरेंडम लिखना है और वो सारे स्टाफ मेंबर्स को बताना है कि यहाँ पर एक ड्रेस कोड है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपने एक मेमोरेंडम लिखना है। तो ये आप लिख दें, मतलब कि देखिए जैसे बहुत सारे लोग जो शो ऑफ करने आते हैं, जिनका स्टेटस डिफरेंट होता है या मतलब किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं, तो आप बता दें कि भाई यहाँ पर आपके जो लोकल जो आपकी ड्रेसिंग है वो नहीं चलेगी, ऑफिस की एक जो है वो फॉर्मल ड्रेस पॉलिसी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप एक मेमोरेंडम बना के सबको सेंड कर दें। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इन सबके फॉर्मेट्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे जो है ना वो पहले से ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको 1 बाय 1 सबकी डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चंस की ये देखिए फैब्रिकेशन किस तरह से है, कितने अच्छे तरीके, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट नहीं कहा हुआ कि ये चीज़ लिखें, बाकायदा इसको क्वेश्चन बना के ना स्टूडेंट के माइंड को चैलेंज किया गया कि किस तरह से जो है चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, यानी कि बाकायदा पूछा गया है। यानी कि जैसे आप लोग ChatGPT से क्वेश्चंस बनाते हैं ना, मतलब आंसर वगैरह लिखते हैं या असाइनमेंट्स बनाते हैं, इसी तरह से टीचर ने भी इस दफ़ा जो है ना ChatGPT से अच्छी तरह से रिफ्रेश करवा के क्वेश्चंस लिखे हैं। तो अब पेपर सेटर का माइंड देख लें, छोड़ा कुछ भी नहीं हुआ सब कुछ जो है वो अंदर इंक्लूड है। और अभी ये रिसेंटली पेपर हुआ है 21 जनवरी को, ठीक है। तो उसमें इस तरह से ये पेपर आया है, ये एक पास्ट पेपर है, ठीक है। अभी का ये है फाइनल टर्म फॉल 2025, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ना आप लोग भी जो है अपनी प्रिपरेशन रखें। होपफुली आपने सारे का सारा कवर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आप इस हिसाब से तैयारी रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर सेम ही आपको मतलब पैटर्न के साथ आए, जो आपको पैटर्न बताया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो आपका होता है ना एनुअल सिस्टम, जो इसको टर्म सिस्टम के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर ना पार्टीशन होती है कि मतलब एक एक क्वेश्चन के सर्टेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से भी आप तैयारी रखें। कवर आपको सारा ही सिलेबस करना पड़ेगा, इसमें ये नहीं है कि कोई इम्पॉर्टेंट है और कोई अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये आप तैयारी कर लें अपनी। नाउ बेस्ट ऑफ लक।